हेलो आज स्टूडेंट बॉयज एंड गाइड माय यूट्यूब चैनल स्टडी बायो मास्टर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों देखिए मैं थोड़ा बहुत बोल रहा था, मैं जाने वीडियो बन रहा लेकिन वीडियो बीच में कट गया था, तो इतना पॉइंट आप सभी को मैंने समझा चुका हूँ। ये स्पेशल क्लास जो है आपके रेडियो ऑपरेटर जो परीक्षा का 7 से 8 दिन में होने वाला है, तो उन्हीं सब का थोड़ा कहें कि जो है साइंस का पोर्शन कुछ बता दे, जो 5 से 7 दिन में पूरा साइंस को उनको हम कवर करा दें, जहाँ से 10 से 12 नंबर अपना वो हिट सकें। ठीक, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए करें, कमेंट भी डालिए कि आपको सर यहाँ नहीं समझ में आया, ये चीज़ें गलत मतलब कि ये चीज़ें हम नहीं जान पा रहे बताइएगा, जिससे मैं और थोड़ा एक्सप्लेन होकर बताएंगे, आप सब लोग को समझाएंगे। ठीक है, तो आइए टाइम न लेते हुए देखिए जो क्वेश्चन ये मेरा है। तो यहाँ से देखिए मैंने कुछ पॉइंटर समझा दिया, मैं जान रहे थे वीडियो चलता गया, थोड़ा मुझको ध्यान नहीं चलेगा कि मैं चल रहा। तो देखिए पहला जो मैं सूत्र बताया हूँ, संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग, इसका मात्रक किलोग्राम अपान मीटर पर सेकंड। बल बराबर क्या होता है, इसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर अपान सेकंड स्क्वायर या न्यूटन बोलते हैं। जहाँ ए बराबर त्वरण, एम बराबर द्रव्यमान का, डब्ल्यू बराबर या पिंडोडी या बल गुणे विस्थापन, बल का मात्रक या न्यूटन मीटर या जूल होता है। एक जूल बराबर 10 पे घात 7। दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल अर्थात या बटे ए, इसी को बोलते हैं पड़ोस बटा क्षेत्रफल। मात्रक क्या होता है, पास्कल, पी बराबर या अपान ए। ठीक है, अब जो अगला हम समझाने वाले पॉइंट को आपको एसआई मात्रक क्या होते हैं। कभी कभी ये भी देखिए, ये ग्रुप डी के रेल में पूछा गया था कि एसआई मात्रक जो हमारा, इसकी स्थापना कब किया गया था, ठीक, या इसे हम क्या बोलते हैं। ये ध्यान दीजिएगा कि एसआई जो मात्रक हमारा ये ब्रिटिश मात्रक है, ये 1960 में हमारे यहाँ मान्यता प्राप्त से इसको लिया गया जो मात्रक को। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जो हम इसको बताएंगे पॉइंटेड कुछ। ठीक, तो जो बताने वाले हैं एसआई मात्रक, इसका पूरा नाम क्या होता है, तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। ठीक है, क्या बोलता है एसआई का पूरा नाम जान लीजिए। काफी लोग किताब जैसे पढ़ते रहते हैं, वैसे किताब में तो दिया रहता है लेकिन ध्यान नहीं देते हमको चीजें कि क्या हमें इम्पोर्टेंट है। तो ये सब छोटे छोटे क्लास जो भी आप इधर पढ़ रहे हैं, आगे आप सभी लोगों को काफी यूजफुल होगा। जो 10-12 में बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर मेरे क्लास को भी देख रहे हैं, तो आप सभी लोग ये सब चीजें बहुत ही ध्यान से पढ़िए, क्योंकि आने वाले टाइम में काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। ठीक, तो ये जो देखिए, तो एसआई का पूरा नाम क्या होता है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। ठीक, अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली बोलते हैं इसको, अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली। ठीक है, ये 3 तरह से होते हैं। एसआई हो गया, ब्रिटिश प्रणाली से लिया गया। एक जो हमारा दूसरा होता है एमकेएस, तो एमकेएस क्या होता है, मीटर किलोग्राम सेकंड, और तीसरा जो होता है सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ठीक, 3 प्रकार के हमारे होते हैं, सीजीएस, एमकेएस और एसआई। तो एसआई पद्धति हमारा 1960 में लिया गया था। इसका पूरा नाम बता दिए, ब्रिटिश प्रणाली से है। ठीक है, जो हमारे मात्रक पूछ लेता है कि मात्रक जो टोटल होता है कितने, इसको मिटा रहे हैं, अभी भी समझाता हूँ इसमें। देखिए आगे देखिए जो पूछ लेता है कभी कभी कि हमारे जो एसआई मात्रक होते हैं, मतलब वो तो हो गया मूल मात्रक, पूछ लेता है कि मूल मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, जो हमारे मूल मात्रक होते हैं, मूल मात्रक, तो मूल मात्रक हमारे टोटल कितने होते हैं, 7। जो मूल मात्रकों की संख्या है कितनी है, 7। तो कौन कौन से है, नंबर 1 यहाँ से देखिए कोडिंग करते जाएगा। पहला है लंबाई, ठीक, नंबर दूसरा है द्रव्यमान, लंबाई द्रव्यमान, उसके बाद आ जा रहा है विस्तार समय, नंबर 3 है समय, नंबर 4 ताप, ठीक, उसके बाद 5वां है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। ठीक, 4-5 हो गया इसमें से, ज्योति तीव्रता एवं पदार्थ। अब ज्योति तीव्रता, छठवां जाएगा पदार्थ की मात्रा,
पदार्थ की मात्रा और सातवां जो हमारा है विद्युत धारा। ठीक, विद्युत धारा। ठीक है, तो ये हमारे टोटल 7 मूल मात्रक हैं। बाय द वे फिजिक्स क्लास सेकंड 10th मंथ वाले जो बच्चे हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, परीक्षा में कई बार पूछा जाता है साइंस में कि भारत जो है मूल मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखा जाएगा। तो मूल मात्रक मतलब होते हैं क्या कि जो सेल्फ स्वतंत्र होते हैं, अपने मतलब किसी की सहायता नहीं लेते हैं। ठीक, तो ये हमारे 7 मूल मात्रक है, इन्हीं से अदर मात्रकों जो है बने हुए हैं या उनकी सहायता लेकर ही वो निकालेगा। ठीक, तो कौन कौन है फिर से देखिए, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ऐसे आप करेंगे। ठीक, लंबाई 1, द्रव्यमान 2, समय 3, ताप 4, विद्युत धारा 5, ज्योति तीव्रता 5 एवं पदार्थ की मात्रा 7। ठीक, 5, 6, 7 ये टोटल हमारे 7 मूल मात्रक होते हैं। तो इनको सभी को आप सभी लोगों को याद कर लीजिएगा। ये कहता है फिर हमारा जो पढ़ा इसमें देखिए एफपीएस में होता है फुट पाउंड सेकंड, या पीएस एक भी मात्रक होता है कोई। ठीक है, तो ये इधर अब आते हैं नेक्स्ट जो अगले पॉइंटेड है कुछ। अभी याद सभी लोगों को पूरा फार्मूला है कुछ इसमें है जो लिखना पड़ेगा, तब आप सवाल लगा पाएंगे। अगला लिखेंगे हम देखिए वायु दाब, परमाणिक दाब क्या होता है। अगला पॉइंट हम लिखेंगे परमाणिक दाब। परमाणिक दाब, परमाणिक दाब क्या होता है। ठीक, परमाणिक दाब तो इसका मान पूछ लेता है, परमाणिक दाब का मान, परमाणिक दाब का मान। ठीक है, ये पूछ लेगा कि कितनी ऊंचाई पर जाएगा। तो देखिए 76 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर इसको लिया जाता है, 76 सेंटीमीटर से ऊपर, तब इसका मान, तब इसका मान। ठीक, इसका मान देखिए कितना होता है 1.013 गुणे 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये क्या होता है परमाणिक दाब का मान। ठीक है, ये ऊंचाई अगर पूछ लेगा तो ये 76 सेंटीमीटर स्तंभ के दाब के बराबर होता है। ठीक, समुद्र तल पर देखिए परिभाषा जो मैंने इसका लिया है, लेकिन परिभाषा आपको जरूरत नहीं है। परमाणिक वायु दाब किसे कहते हैं, समुद्र तल पर वायुमंडल का दाब पारे के 76 सेंटीमीटर ऊंचे स्तंभ के दाब के बराबर होता है। इसका मान 1.013 गुणे 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो जो हमें इम्पोर्टेंट है इसका मान आप सभी लोग याद रखे रहना। ठीक है, 1.013 गुणे 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ये परमाणिक दाब का मान होता है। नेक्स्ट अगला जो हमें लिखना है घनत्व। नेक्स्ट सूत्र लिखेंगे हम घनत्व, जिसको इंग्लिश बोलता है डेंसिटी, यानी घनत्व डी बराबर क्या होता है mv की। mv माने द्रव्यमान, v पार क्या होता है, यहाँ जो भी हमारा है क्या बताता है आयतन, वॉल्यूम। ठीक, m फॉर मास, इसका जो मात्रक होगा किलोग्राम/मीटर क्यूब, क्योंकि आयतन का मात्रक मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब या किलोमीटर क्यूब में लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो फार्मूला यहाँ से नीचे देखिए पॉइंट कुछ लिखना है, नीचे से लिख देगा जल का घनत्व, ब्रैकेट में पॉइंट क्योंकि जल का घनत्व बराबर कितना होता है 1000 kg/मीटर क्यूब। तो अगला हमें याद करना है पारे का घनत्व। पारे का घनत्व कितना होता है 13600 किलोग्राम/मीटर क्यूब। तो ये दोनों मात्रक हमें याद रखे रहना। ठीक है, जैसे एग्जाम में काफी हमें परीक्षा यानी सहायता देंगे इसमें। चल रहा थोड़ा मैं वीडियो चेक करते रहते हैं मित्रों, कि रुक तो नहीं रहा है। कभी कभी देखिए बनाते मैं चल रहा रहता हूँ, कभी कभी रुक जाता है। अब कोई है नहीं, इसीलिए देखिए मैं अकेला मेहनत कर रहा हूँ। तो आप सभी लोग
फ्री में यूट्यूब पा रहे नहीं, कोई फ्री में पा रहा, कोई मेहनत नहीं करता। मित्रों जो है काफ़ी टाइम लगता बनाते हुए, तो आप से लोग मेहनत से देखिए, जहाँ भी गलती हो बताइए कि यह चीज़ें गलत हुआ। वैसे मैं अपनी तरफ से कोई भी गलती छोड़ता नहीं हूँ, कम से कम देखेंगे तो कुछ पॉइंट तो जरूर ही पाएंगे, इसे सीखेंगे फ्री में। बाकी आज तक कोई चीज़ फ्री में मिलने वाला तो है नहीं, पैसा देकर ही पढ़ाया जाता है। लेकिन हम सब जो भी चीज़ें पढ़ाएंगे काफ़ी ठोस पढ़ाएंगे, मजबूत जो भी यहाँ पढ़ेंगे। तो अगला देखिए जो हमें लिखना ये हो गया आपेक्षिक घनत्व। अब अगला एक फार्मूला बचा है आपेक्षिक घनत्व लिखिए, आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व ये देखिए जो पारे का दिया है हमारा, इसी को बोलते हैं चांदी का घनत्व। ठीक है, चांदी का घनत्व, चांदी या पारा 13,600 चांदी का भी घनत्व होता है। ठीक है, ध्यान पे रहना, इसी के दोनों कुछ होता है। आपेक्षिक घनत्व बराबर क्या होता है, वस्तु का घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व। ठीक, तो आपेक्षिक घनत्व बराबर क्या होता है, वस्तु का घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व। अब यहाँ से देखिए जो पूछ लेता परीक्षा में, यहाँ भी क्वेश्चन बन जाता है आपेक्षिक घनत्व पूछ लेता है, इसको हम किससे मापते हैं, तो हाइड्रोमीटर से। ठीक है, इसे हम किससे मापते हैं, हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से मापते हैं। ठीक, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है इसकी मात्रा। ठीक है, पूरा तो आपेक्षिक घनत्व को किस में हम मापते हैं, हाइड्रोमीटर से मापते हैं। ठीक, और उसके बाद जो पूछता है कि जल का अधिकतम जो है तापमान कितना होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ध्यान दिए रहिएगा, 0 से लेकर 0 मिनिमम अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस है जल का अधिकतम तापमान। तो ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बना है, ग्रुप डी रेलवे में तो दबा के पूछता है, तो जल का अधिकतम तापमान क्या डिग्री सेल्सियस का हो सकता है, 4 डिग्री सेल्सियस। और न्यूनतम पूछेगा तो 0 डिग्री सेल्सियस। अब जो आते हैं हमारे नेक्स्ट फार्मूले हैं, हमें याद करना है, देखिए डायरेक्ट फार्मूला लिखा रहे हैं, आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है, तो आप सभी लोगों को आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ा के डायरेक्ट हम बता दे रहे हैं। इसका जो प्लवन का नियम है उसी को हमको ध्यान देना है। ठीक है, तो इधर पूरा ध्यान हो गया ना, होगा आप सभी लोग अच्छे से नोट करते जाएगा। ठीक, जो पॉइंट मैं बताते जा रहा है यहाँ से आप नोट करते जाएगा, या याद हो रहा है आप सभी लोग पढ़ते जाएगा, कोई नोट करने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट आगे इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, पूरा बाकी यहाँ से देखिए, अब जो हमें अगला पॉइंट पूछा है एग्जाम में, काफी बार आया है कि आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत तो आप लोग पढ़े होंगे, जो 11-12 पास करके गए हैं बच्चे, वो आप सभी लोग तो पढ़े होंगे ना आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो उसी के बारे में आप को कुछ है याद तो बताइए जरा, थोड़ा बहुत कोई। लेकिन वैसे ऑनलाइन तो चल ही नहीं रहा, लेकिन कोशिश करेंगे ऑनलाइन चलाने का। मित्रों ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करके मेरा 1000 में लगाइए, उसके बाद मैं डायरेक्ट फिर ऑनलाइन करूँगा। जो भी चीज़ें पढ़ाएंगे आप सभी लोग को ऑनलाइन चलेगा, फिर तो वहाँ पर आप कमेंट करके कोई चीज़ बता सकते हैं। तो अब जो बताएंगे आपको आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक, जो हमारा क्या है कि इसमें हमें आर्किमिडीज में पढ़ना है प्लवन के नियम। प्लवन के नियम का नियम है 3 नियम। तो प्लवन का जो हमारा नियम है इसमें 3 नियम है, उन्हें तीनों नियम को हमको पढ़ना है। ठीक है, अब सबसे पहले हम जान लेते हैं, देखिए आर्किमिडीज का सिद्धांत, उन्हीं के सिद्धांत पे हमारा प्लवन नियम बना है। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या, देखिए जो है सिद्धांत आप सभी लोगों को बता दे रहे हैं पूरा, कि जब कोई वस्तु किसी दरों में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी आती है। ठीक, भार में या कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। ठीक, जिसे
सर्वप्रथम यूनान देश के वैज्ञानिक आर्किमिडीज ने ज्ञात किया था। इन्हीं के नाम पर इसे हम आर्किमिडीज का सिद्धांत कहा। तो ठीक, बस यही डायरेक्ट इनका परिभाषा। तो ये सब आपके बोर्ड वाले परीक्षक पूछ लेता है, हाई स्कूल 11 और तो याद रखे रहिएगा इसको, ठीक है। जो नहीं जानता फिर से आप सभी लोग को बता दे रहे हैं। देखिए, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी आती है। भार में यह कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। सर्वप्रथम यूनान देश के वैज्ञानिक आर्किमिडीज ने इसे ज्ञात किया था। इन्हीं के नाम पर हम आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं, ठीक। तो इन्हीं से जो हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है पलवन का नियम। कभी पूछा है, कई बार पूछ लेता है एलपी में, बहुत ही पुराना सवाल है। 2019 में पूछा था कि पलवन के कितने नियम होते हैं। तो जो हमारे पलवन है, पलवन में 3 नियम होते हैं, ठीक है। इन तीनों नियम को पढ़ना है। पलवन में कितने नियम होते हैं? 3 नियम। इसमें देखिए जो नंबर 1 पहला नियम है, बता रहा हूँ। नंबर 1 जो पहला नियम इसमें लिखा है वस्तु का भार। वस्तु का भार, वस्तु का भार उत्प्लावन बल से ज्यादा है। वस्तु का भार उत्प्लावन बल से ज्यादा है। उत्प्लावन बल से ज्यादा है। तो वस्तु द्रव में, यानी कि थोड़ा बढ़ा लेना, वस्तु के बाद यानी कि लेना द्रव में पूर्णतः डूब जाएगी। ये पहला नियम है, ठीक। यही चीज करना पर डूब जाएगी। नंबर दूसरा क्या कहता है? वस्तु का भार, वस्तु का भार, वस्तु का भार उत्प्लावन बल, वस्तु का भार उत्प्लावन बल से कम है तो वस्तु द्रव में पूर्णता, ठीक। वस्तु द्रव में तो बल से कम है तो वस्तु द्रव में तैरती रहेगी, ठीक। वस्तु द्रव में इतना पूर्णता होनी चाहिए। जब ज्यादा रहेगा तो डूब जाएगा, ठीक है। जो वस्तु बल उत्प्लावन बल से कम है तो वस्तु द्रव में तैरती रहेगी, ठीक है। ये नियम दूसरा कहता है वस्तु का भार उत्प्लावन बल से कम है तो वस्तु द्रव में तैरती रहेगी। और जो तीसरा नियम हमारा वस्तु का भार, देखिए जो तीसरा नियम बता रहा है सबको पढ़ के हम बता दे रहे हैं, ठीक है, तो कोई जरूरत नहीं। जो तीसरा इसमें नियम है वस्तु का भार उत्प्लावन बल के बराबर है तो वस्तु द्रव की सतह को छूती हुई तैरेगी, ठीक। यानी देखिए जब उत्प्लावन बल हमारा वस्तु का भार उत्प्लावन बल के बराबर होगा तो जो हमारा वस्तु है वो द्रव की सतह को छूती हुई तैरेगी, ठीक है। सतह जो रहेगा मैंने उसको छूते हुए से ऊपर से, जो ऊपर रहते हैं ना, देखिए कि लेकिन तैरती है लेकिन धीरे धीरे से। तो पहला अगर उत्प्लावन देखिए जो हमें समझना, वस्तु का भार उत्प्लावन बल से ज्यादा है तो वस्तु डूब जाएगी। यदि वस्तु का भार उत्प्लावन बल से कम है तो वस्तु द्रव में तैरती रहेगी। यदि उत्प्लावन बल का भार जो है वस्तु के बराबर रहेगी तो वस्तु जो हमारा सतह को छूती हुई तैरती रहेगी, ठीक। सतह को छूती हुई तैरेगी। बस इतना जो अगला फार्मूला लिखना, आपको फार्मूला लिखेंगे द्रव का दाब, ठीक है। तो यहाँ तीनों ध्यान किया रहेगा। बराबर रहेगा अगर
डायरेक्ट अगर बराबर है, बराबर होगा तो क्या होगा कि वस्तु सतह को छूती हुई तैरेगी, छूती हुई तैरेगी, ठीक है। यदि बराबर रहेगा तो वह सतह को छूती हुई तैरेगी। यदि उत्प्लावन बल ठीक, यदि वस्तु का भार उत्प्लावन बल से ज्यादा है तो वह डूब जाएगी। यदि वस्तु का भार उत्प्लावन बल से कम है तो तैरती रहेगी, और बराबर रहेगी तो वस्तु सतह को छूती हुई तैरेगी, ठीक है। बस इतना पॉइंट है आप सभी लोगों को। तो अब यहाँ से देखिए हमें जो है वहाँ तक पूरा जितना हमारा थ्योरी था खत्म होता है। अब यहाँ से है कुछ न्यूमेरिकल का पॉइंट जो हमें फार्मूले को याद करने योग्य बात है। तो नेक्स्ट अगला जो फार्मूला देखिए हमारा न्यू द्रव दाब T बराबर क्या होता है एच डी जी, जहाँ पर H बराबर द्रव स्तंभ की ऊंचाई, D बराबर द्रव का घनत्व, स्मॉल g बराबर क्या होता है गुरुत्वीय त्वरण, अर्थात इसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट फार्मूला जो हमारा स्थितिक ऊर्जा, इसको U से डिनोट करते हैं, U बराबर क्या होता है mgh, बाकी इन तीनों में मालूम है आप सभी लोगों को, कोई समझाने की दिक्कत नहीं है। और गतिज ऊर्जा K बराबर क्या होता है 1/2 mv स्क्वायर, इनमें भी आया है एक्स्ट्रा तो B ऊपर समझाया है, B बराबर क्या होता है यानी वस्तु का वेग। तो इतने हमारे फार्मूले, इसमें 8 से 10 फार्मूले मिले हैं, उन्हीं पे आप सभी लोग को न्यूमेरिकल लगवाना है। तो उन्हीं फार्मूले में कई बार न्यूमेरिकल भी आए, सवाल भी आ जाते हैं एग्जाम में। वैसे हम ज़्यादा नहीं आता है, 2 न्यूमेरिकल 3 न्यूमेरिकल कभी कभी आ जाते हैं, जैसे रेलवे एनटीपीसी में हो गया या आरपीएफ में हो गया। तो रेलवे में जान ही रहे साइंस की बहुत बड़ा पार्ट होता है। तो अब आप इस पे हो सकता है इस रेडियो ऑपरेटर में भी कभी तक तो हुआ नहीं, हो सकता है पूछ भी सकता है न्यूमेरिकल आ जाए। तो इसीलिए 10 से 12 न्यूमेरिकल हम करेंगे, जिससे हमें दिक्कत ना हो, फिर पेपर में 2 नंबर 4 नंबर के लिए हमारा कहीं सिलेक्शन रुक जाएगा तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो अब आप सभी को बताएंगे न्यूमेरिकल इस पे कैसे जो सवाल लगाए जाएंगे। तो यहाँ से देखिए मित्रों जो है ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स है, आपको काफी टाइम में बहुत कम में लगवाएंगे, ठीक है। काफी बार ही पूछे गए न्यूमेरिकल्स है। देखिए ये एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी बहुत पुराने 2008-2009 में पूछे गए थे। जितने सवाल है सब देखिए सिलेक्टेड लिया हूँ। पहला सवाल देखिए पूछा इसमें कि एक कार 200 मीटर की दूरी 5 सेकंड में तय करती है, कार की चाल है। तो यानी देखिए यहाँ पर हम सिंपल फार्मूला लगाएंगे, यानी स्पीड यानी चाल बराबर हमारा क्या होता है दूरी बटा समय, यानी d/t, d फॉर डिस्टेंस, s फॉर स्पीड, t फॉर टाइम। तो चाल यानी दूरी कितना हमारा देखिए 200 मीटर और बटे क्या कर देंगे 5 से काट लेंगे 5 और 20, यानी हमारा आ जाएगा कितना 40 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा पहले का आंसर, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल पूछेगा, ज्यादा दिलाव नहीं। लोग यूट्यूब पे सिर्फ पढ़ा देते हैं बहुत हगोड़ा ऐसा आएगा वैसा कुछ नहीं, मित्रों सिर्फ छोटे प्रैक्टिस करके जाए आराम से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2, एक बस 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, यानी अब हमें क्या निकालना है डिस्टेंस यानी दूरी। देखिए तो दूरी बराबर क्या होता है s इंटू टी यानी स्पीड इंटू टाइम की। तो दूरी देखिए कितना दिया है 40 और समय कितना है 3 घंटा, तो 40 तिया 120 यानी क्या आ जाएगा हमारा किलोमीटर में, क्योंकि ये किलोमीटर पर घंटा में तो दूरी हमारा कितना आ जाएगा 120 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए 8 किलोग्राम की वस्तु में 4 मीटर पर सेकंड का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितना बल लगाना पड़ेगा। तो अभी आप सभी लोगों को देखे जस्ट फार्मूला ऊपर लिखवाए, बल को निकाले यानी F बराबर क्या होता है ma के, यानी द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी द्रव्यमान कितना दिया 8, त्वरण कितना है 4, तो 8 चौक 32 यानी क्या जगह न्यूटन, यहाँ बल का मात्रक हम न्यूटन लिखेंगे, ठीक है 32 न्यूटन। तो ये छोटे छोटे सॉल्यूशंस हैं, 7 से 8 क्वेश्चन और आप सभी लोगों को करवा दे रहे हैं, बस इतना प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप सभी लोग। यहाँ से देखिए तीनों न्यूमेरिकल जो है छोटे छोटे हैं पार्ट,
10 न्यूमेरिकल है, 6 करा दे रहे, 4 न्यूमेरिकल और बचेगा मित्रों, उसके बाद खत्म हो जाएगा। ठीक है, जितने फार्मूले लिखा है सब पे न्यूमेरिकल हो जाएगा। देखिए जो है तीनों क्वेश्चन एलपी 2023 का सवाल पूछा गया है। एलपी मतलब क्या होता है, असिस्टेंट लोको पायलट, जो मतलब ट्रेन को चलाते हैं। तो दिया देखिए एक कार का वेग 5 सेकंड, यहाँ से मतलब लिखता हूँ मैं सेकंड, शॉर्टकट में लिखता हूँ 5 सेकंड में 2 मीटर प्रति सेकंड से 12 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। कार में उत्पन्न त्वरण कितना होगा, अर्थात हमको क्या निकालना है, त्वरण। तो ए बराबर देखिए फॉर्मूला, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को, अर्थात v ये बराबर हमारे क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। ठीक, पढ़ेंगे त्वरण का होता है, त्वरण का परिभाषा क्या है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यानी पहले चाल हमारा 12 है, तो 12 से 2 कम हो गया, यानी 12 माइनस 2, समय कितना है 5/5 कर देंगे, ये आ जाएगा 10, 10/5, 5 × 5, 5 गुना 10, ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक तो क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारा होता है त्वरण का मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 800 किलोग्राम की कार में 2800 न्यूटन बल लगाने पर कार में उत्पन्न त्वरण होगा, ये भी त्वरण निकालना है। तो ये बराबर त्वरण हमारा हो जाएगा 2800 बटा कितना हो जाएगा 800। ठीक, भाग कर देंगे 2 जीरो से, इसको सपा देंगे, 4 गुना 8, ये हो जाएगा 4 सते 28, ये आ जाएगा 7/2 बराबर हो जाएगा हमारा 3.5। ठीक, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, त्वरण का मात्रक हमेशा ध्यान रखिएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए, ये 2022 रेलवे में पूछा गया एनटीपीसी का सवाल था। एक पिंड पर 200 न्यूटन बल लगाने पर 8 मीटर विस्थापित हो जाता है, किया गया कार्य ज्ञात कितना होगा। तो W बराबर क्या होगा, फार्मूला F × D लिखवा है ना, F × D, तो बस गुणा कर दीजिएगा, 20 × 8, तो 20 8 160, यानी कितना आ जाएगा 160 जूल। कार का मात्रक क्या होता है मित्रों, जूल होता है। ठीक, या अर्ग लिख सकते हैं, अर्ग में देखा तो 10 1 जूल बराबर क्या होता है, 10 पे घाटे 7 अर्ग, यहाँ 7 से हम गुणा करा देते हैं। ये 6 न्यूमेरिकल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जितने मैंने सूत्र लिखवाया है। 4 न्यूमेरिकल और हैं, बस उसके बाद आप इतना खाली मार के जाइएगा, 3 लेसन का आप कंप्लीट। कल 3 लेसन करा देंगे, 7 से 8 लेसन हमको पढ़ना है फिजिक्स, 2 से 3 चैप्टर भाव है, उसके बाद केमिस्ट्री है, जो आपका 2 से 3 वीडियो में ही खत्म करा देंगे। 7 दिन में मैं पूरा वीडियो आपको गारंटी, यानी 22, 28, 29 तारीख से पेपर है, 6 दिन में आपका पूरा जो है साइंस पूरा जितना भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 6 वीडियो में क्लास करा देंगे। आप देख के जाएगा उतना आराम से जो है 35 से 40% जो है क्वेश्चन लगा के आइएगा। अब यहाँ से देखिए मित्रों 4 न्यूमेरिकल है, जो है चारों तगड़ा है। पहला न्यूमेरिकल देखिए आरपीएफ 2009 में पूछा गया सवाल है। 2 वर्ग मीटर पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले तल पर 16 न्यूटन का अभिलंब बल लगाने पर कितना दाब उत्पन्न होगा। तो यानी दाब निकालना आपको, यानी पी निकालना। तो दाब बराबर हमारा क्या होता है, F/A। ठीक, अभी जस्ट जो फार्मूला लिखा है मैंने, तो 16/2 में भाग कर देंगे तो 2/16 बराबर कितना आ जाएगा हमारा 8 न्यूटन। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, 2000 किलोग्राम की वस्तु का आयतन 40 घनमीटर है, वस्तु का घनत्व होगा, यानी वस्तु का घनत्व यानी डेंसिटी निकालना है। तो घनत्व बराबर क्या होता है, आयतन बटे वस्तु का घनत्व, यानी अर्थात 200 में हम 40 से भाग कर देंगे यहाँ से, तो एक 0 से 0 कट जाएगा, 4 पंचे 20, यानी जो हमारा डेंसिटी आ जाएगा कितना 5 kg, 5 किलोग्राम अपान घन मीटर। ठीक, ये आंसर ये का यूएनसीटी 2010 में पूछा है, रेलवे में कोई का परीक्षा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 3 मीटर गहरे तालाब की तली पर जल कितना दबाव डालता है, यानी घनत्व हमको निकालना। तो यानी देखिए हमको एक फार्मूला में लिखवाए थे, कौन सा था, पी, यानी पी बराबर हमारा क्या सूत्र लिखवा, इस तरह लिखवाएंगे सूत्र HDG। ठीक, इसी पे हमको निकालना। तो गहराई देखिए कितना दिया है, 3 गुणे डी का मान यानी डेंसिटी, घनत्व तो है ना कुछ उसमें पे जल का घनत्व, यानी जो डी का मान लेंगे हम 1000, तो गुणे स्मॉल टी का मान हो जाएगा 9.8, सब मान रख देना। अब यहाँ से देख 1 0 जो है इस पॉइंट को हटाने में ले लेगा। ठीक, अब इसी से इसमें हम गुणा करा देंगे, तो 3 8 24 के 4 और 3 9 27 2 29, 3 0 में से 0 पॉइंट हटाने बचेगा कितना, 2 0, 29,000
400 न्यूटन अपान मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा इसका। ये आपके ग्रुप डी का सवाल है, 2019 में जो परीक्षा हुआ था ग्रुप डी का, उसमें पूछा गया था। तो ऐसे क्वेश्चन को हमको याद करना है। देखिए इसमें सब जितने हैं फार्मूले हैं, हमें फार्मूले याद होगा तो न्यूमेरिकल लगाने में दिक्कत नहीं होगा, लेकिन हमको ध्यान देना है कि कौन सा फार्मूला कहाँ पर लगेगा, ये हमको सबसे बड़ी चीजें करता है। तो आप पूरा फार्मूला जब तैयार कर लेंगे तो एग्जाम में काम कर देगा। अगला देखिए जो है क्वेश्चन नंबर 10, 4 kg की वस्तु पृथ्वी तल से 6 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, वस्तु का स्थितिज ऊर्जा यानी U बराबर, डायरेक्ट लगाना, U बराबर क्या होता है mgh। इसी पे रख देना, द्रव्यमान लेके दिया है कितना 4 गुणे g का मान लेंगे हम 9.8 गुणे ऊंचाई यानी 6 का h का मान कितना दिया है 6, इसका गुणा करा देंगे तो 6 चौक 24 गुणे 9.8, इसी का हम गुणा करा देंगे 24.2, इसको गुणा करेंगे तो जो हमारा टोटल आएगा 235.2 जूल। इसका मात्रक हमेशा रखेंगे, गतिज ऊर्जा स्थिति हमेशा मात्रक ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, ठीक। तो 235.2 जूल। अब बचा हमारा देखिए 1-2 फार्मूले पर 2 क्वेश्चन बचे हैं, 3 क्वेश्चन है आप सभी लोगों को, उसके बाद पूरा न्यूमेरिकल खत्म हो जाएगा, ठीक। जितना मैंने अभ्यास कराया है बस इतना याद दबा के इसको तैयार कर लीजिएगा पूरा। तो आखिरी के देखिए मित्रों यहाँ 4-6 पॉइंट और बचे हैं आपके, 1 से 2 न्यूमेरिकल और बचे, बाकी यहाँ से पूरा खत्म हो जाएगा। तो पहला देखिए दिया है कि वह तो निर्वात में प्रकाश की चाल हमारा कितना होता है 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक ये होता है। इसको आप सभी लोग याद रखिएगा। देखिए यहाँ मीटर की जगह पे कभी कभी किलोमीटर प्रति सेकंड दे देता है, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ 3 टू कम हो जाएगा, ठीक, यानी 10⁵ रहेगा तो यहाँ किलोमीटर बन जाएगा। एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए दे देता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जल्दबाजी में, क्योंकि ये भी मान यहाँ मीटर ना देके किलोमीटर दे देगा तो यहाँ पावर 3 कम कर देगा, तब 5 रहेगा, ठीक है। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है 3.6 गुणे 10⁶ जूल, ये भी याद किए रखिएगा इसको। यानी कोई पूछ रहा कि 1 किलो घंटा बराबर क्या होता है, तो 3.6 गुणे 10⁶ जूल होता है। एक वाहन 30 मिनट में 45 किलोमीटर की दूरी तय करता है, वाहन का वेग होगा, तो वेग बराबर क्या होता है दूरी बटा देखिए समय, ठीक। तो दूरी हमारा कितना देखिए किलोमीटर में, यानी 45 गुणे 1000, नीचे क्या है ये मिनट में, इसको सेकंड में बना देंगे, तो 30 गुणे कितना कर देंगे यहाँ से 45 60 कर देंगे, ठीक। तो काटिए 1 2 जीरो कट जाएंगे, फिर इसको हम काटेंगे 2 3 6, ये हो जाएगा 2 पंचे 10, 3 से इसको काटेंगे तो 3 × 3 3 पचे 15, फिर ये कट जाएगा 3 पचे 15, तो बचेगा हमारा कितना 5 गुणे 5, यानी 55 कितना हो जाएगा 25 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक। थोड़ा इसमें दम है, देखिए सब जितने क्वेश्चन आपके एनटीपीसी तमाम चीजों में है। क्वेश्चन नंबर आखिरी देखिए 12, ये आपके एनटीपीसी न्यूयॉर्क के लिया था जो परीक्षा हुआ था, एनटीपीसी 2019 का जो पेपर हुआ था उसमें ही आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। एनटीपीसी 2019 में आया क्वेश्चन था, काफी तगड़ा देखिए। वैसे क्वेश्चन है नहीं, लेकिन बाय द वे याद नहीं लगता लोगों को। दिया है यदि 1 मील बराबर 8/5 किलोमीटर, तो 1 मील प्रति घंटा का मान बराबर होगा। अब मील देखिए क्या होता है, मील मतलब आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं रहता। तो जो पहले टाइम में मील चलता था, गज फीट इंच ये सब चीजें चलती थी। तो जो आर्मी का दौड़ होता हमारा, जान लीजिए वो कितना 1 मील ही दौड़ाते हैं। 1 मील मतलब होता है लगभग 1600 मीटर, ठीक। तो ध्यान रखिएगा इसको आप सभी लोग। तो यहाँ से देखिए जो हमसे में लिखे हैं, तो 8 ये किलोमीटर में है, तो ऊपर 1000 से गुणा करा देंगे, नीचे क्या है घंटा में, तो घंटा में कितने सेकंड हो रहे हैं 3600, और गुणे क्या करा देंगे 3600, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 5 से इसको काटेंगे 5 गुना 10, 4 गुना 8, ये 4 9 36, तो ये हो जाएगा 2 गुना 4, 4/9 आ जाएगा, ठीक। 4/9 मीटर प्रति सेकंड में चल जाएगा, ठीक। यहाँ पे एक चीज बीच में देखिए नोट करके लिख देना है, क्योंकि 1 मील आज नोट कर लीजिए, कभी भी मील नहीं ध्यान किए होंगे, लेकिन आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा सबके लिए। तो 1 मील बराबर कितना होता है 1600 मीटर। आर्मी का रेस्ट होता है हमारा कितना दौड़ाते हैं 1 मील ही दौड़ाते हैं,
तो 1 मील बराबर 1600 मीटर होता है। अब ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब हमारे बचे हैं एक क्वेश्चन आखिरी बचा है। अभी तो हम मित्रों 4 क्वेश्चन अब बता देंगे कल, ठीक है। बाद थोड़ा क्लास 8 तक रोकते हैं।